हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में थेफ्ट यानी कि चोरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन जो है 378 से 382 तक आज कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर कर चुके हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो लोग चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। थेफ्ट को ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। अब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो है एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति को किसी दूसरे के कब्जे से लेता है बिना उस व्यक्ति के कंसेंट से, यानी कि जिसका वो सामान है उससे कंसेंट नहीं ले रहा है और मूव करता है, तो इसको थेफ्ट बोलेंगे। अब 378 को रीड करते हैं। Whoever intended to take dishonestly any movable property, वही है कि whoever कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्टली किसी चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, किसी के पोजीशन से, पोजीशन इस्तेमाल हुआ है, ऑनर नहीं हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। अगर आपने इसको ऑनर लिख दिया तो डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो पोजीशन का मतलब है कि वो किसी के भी अंडर में हो सकता है। ऑनर मालिक है, पोजीशन जिसके भी अंडर में वो है। Without that person consent, moves that property in order to such taking is said to committed theft। तो ये चोरी हो गई है, किसी व्यक्ति के बिना उसके कंसेंट से उसकी संपत्ति को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ले लेना। अब डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिसऑनेस्ट का मीनिंग हम बहुत सारी वीडियोस में कवर भी करते हैं। अब थेफ्ट का जो टॉपिक है ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये थेफ्ट जो है आगे बहुत सारे सेक्शंस में आपको डिफरेंस करने के लिए आएगा, तो इसको ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो अर्थ से अटैच है। तो जब वो अर्थ से अटैच है वो चोरी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसको उखाड़ लिया गया तो वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट हो गया। एक पेड़ है, ज़मीन से लगा हुआ है। अब वो जो पेड़ है जैसे उसको ज़मीन से उखाड़ते ही क्या हुआ, वो चोरी का सब्जेक्ट बन गया, यानी कि अब उसको ले जाया जा सकता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मूव किया जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी है विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द पर्सन इन पोजीशन। तो एक्सप्लेनेशन 1 ये कह रहा है। फिर एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है कि जो मूविंग इफेक्ट होता है, मूविंग इफेक्ट जो है, कोई एक पर्सन चोरी के इंटेंशन से किसी चीज को जमीन से उखाड़ता है, इंटेंशन है उसकी चोरी की, तो उसमें क्या होगा फिर? तो उखाड़ने से ही यहां पर चोरी पूरी हो जाती है। जमीन से उखाड़ा, चोरी हो गई है। जरूरी नहीं कि अब उसको लेके जाए, इंटेंशन थी उसकी। तो अब इसको रीड कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, a thing so long as it is attached to the earth not being movable property is not a subject of theft, but it become capable of being the subject of theft as soon as it is served from the earth। यानी कि अर्थ से उखाड़ने के बाद वो एक सब्जेक्ट मैटर बन गया है चोरी के लिए। और एक्सप्लेनेशन 2 है, a moving affected by the same act which affect the sovereigns may be theft। To cause a thing to move by removing an obstacle, हर एक चीज को मूव किया जा सकता है अगर वो किसी चीज से भी बंधा हुआ है। एक गाय है, गाय को आपने खूंटे से बांधा हुआ है और खूंटे से उसको निकाल दिया। अब जब निकाल दिया उसको खूंटे से, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जैसे ही ऑब्स्टिकल से रिमूव किया तो वो चीज भी जो है थेफ्ट के अंडर में कवर हो जाएगी। और वो प्रिवेंट कर रहा है उस चीज़ को कि वो थोड़ी दूर चले, गाय निकले, थोड़ी दूर चले और मैं उसको लेके चला जाऊंगा, तो उसको चोरी माना जाएगा। और एक्सप्लेनेशन 4 कह रहा है, अ पर्सन हु बाय
एनी मीन्स कॉज बाय एनी एनिमल टू मूव, किसी जानवर को मूव करता है, किसी एनिमल को। एक डॉग को आपने क्या किया, बिस्किट दिखाया और आप अपने साथ साथ ले गए, तो इज सेड टू दैट मूव एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस टू द मोशन इज कॉज्ड। अब बैल देखें, आपने क्या किया, एक्सप्लेनेशन 4 कह रहा है कि आपने एक एनिमल को मूव करा। मान लीजिए एक बैलगाड़ी है, आपने बैल को मूव करा, अब उसके साथ जो भी सामान मूव हो रहा है वो भी चोरी की कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों? अब वो सामान तो आपने चोरी किया ही किया, आपका इंटेंशन तो बैल को चोरी करना था, लेकिन वो चीज़ भी मूव हो रही है, तो ऐसा कोई भी अगर एक्ट होगा वो भी थेफ्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन 5 कह रहा है कि कोई पर्सन कंसेंट दे रहा है, तो ये कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई पर्सन है जिसके घर आप जाते हो, आप उसकी जाकर बुक उठा लेते हो, फ़ोन उठा लेते हो, तो अब वो पर्सन जो है कंसेंट, तो यहाँ पे ये अज्यूम किया जाएगा कि आपके दोस्त ने आपको जो है कंसेंट दी हुई है। आप जाते हैं, बुक्स उठाते हैं, रीड कर लेते हैं, आप जाते हैं, उसका फ़ोन उठाते हैं तो यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पर मान लिया जाएगा कि आपके दोस्त ने आपको परमिशन दी है। अब चोरी करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इसको समझ लेते हैं। अब इस सेक्शन को इलिस्ट्रेशन से समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह आप लोगों को समझ आएगा। हमने सारे वही इलिस्ट्रेशंस इंक्लूड किए हैं इस सेक्शन से जिनमें से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं सब इलिस्ट्रेशन से पूछा जाता है। अब ए क्या कह रहा है, ए कट डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड। ए ने क्या करा, जेड के खेत पर गया और पेड़ काट लिए। With the intention of dishonestly taking out the tree, Z's possession without Z consent. ए ने क्या करा, Z के लैंड पर गया, खेत में गया या उसकी जो भी घर के बाहर जो पेड़ लगा हुआ था वहां गया और उसने जाकर उस पेड़ को काट दिया जो Z का लगा हुआ था। अब जैसे ही उसने पेड़ को काटा, यहाँ उसकी इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्ट है, वो पेड़ को ले जाना चाह रहा है Z के पोजीशन से बिना Z की सहमति से, तो वो क्या होगा, चोरी हो जाएगी। फिर बी कह रहा है ए पुट अ बाइट्स फॉर डॉग इन हिज पॉकेट एंड थस इंड्यूस जेड्स डॉग टू फॉलो इट। हेयर ए इंटेंशन बी डिसऑनेस्टली टू टेक द डॉग आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड कंसेंट। ए हैज कमिटेड थेफ्ट एज सून एज डॉग हैज बिगेन टू फॉलो। बी एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जेड ने अपने यहाँ एक डॉग पाला हुआ है। जेड मान लीजिए आपका दोस्त है और उसने जो है एक डॉग पाला हुआ है, और ए ने क्या किया कि अपनी पॉकेट में बिस्किट रखा या कोई बोन रखा, कुछ भी जो डॉग को पसंद है, तो ए ने बिस्किट रखा और वो डॉग को दिखाने लगा और बिस्किट के लालच में उस डॉग को वो मूव करता है वहाँ से कि वो डॉग उसको फॉलो करे। अब जब डॉग उसको फॉलो करेगा वो उसको वहाँ से चोरी कर लेगा। तो अब यहाँ पे उसकी जो इंटेंशन है, ए की जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, वो बेईमानी से उसको जेड के पोजीशन से ले जाना चाह रहा है बिना जेड के कंसेंट से, तो ये भी चोरी हो जाए। फिर सी क्या है, एक बुलक कार्ट है और उस बुलक कार्ट के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, तिजोरी, उसमें बहुत सारा गहने या फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ए ने क्या करा, ए ने बुलक कार्ट जो है उसको मूव करा, लेकिन अब देखिए जैसे ही उसने बुलक कार्ट को मूव किया दूसरी डायरेक्शन में, तो वो ट्रेजर भी मूव होगा क्योंकि वो उसके ऊपर रखा हुआ है। तो अब ए की जो इंटेंशन है, जैसे ही डायरेक्शन में चेंज आया, अब उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट हो गई है, वो उस ट्रेजर को लेके जाना चाह रहा है, तो ये भी चोरी हो जाएगी। और एफ, अब सी के बाद हम सीधा कवर कर रहे हैं एफ। कह रहा है ए फाइंड अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्यूपाइज। हेयर द रिंग इज इन अ पोजिशन ऑफ जेड एंड ए डिसऑनेस्टली रिमूव इट। ए जो है जेड के घर गया, बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों, तो जेड के घर गया और उसने क्या देखा कि जेड की टेबल पे एक रिंग रखी हुई है और उस रिंग को उसने क्या करा, चुपके से वहां से मूव किया। अब वो जो है जेड के पोजीशन में तो होगी ना क्योंकि वो जेड के घर में है, तो उसने जैसे ही चुपके से मूव किया और उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट है,
कि उसने सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कारपेट के नीचे छुपा देता हूँ और बाद में जैसे ही जेड इधर उधर होगा और मैं जाऊँगा तो इसको ले जाऊँगा, तो यहाँ पे भी चोरी हो गई है। और जी कह रहा है ए फाइंड अ रिंग लाइंग ऑन हाई रोड नॉट ऑन अ पोजिशन ऑफ एनी पर्सन, ए बाय टेकिंग इट कमिट नो थेफ्ट दो ही मे बी कमिटेड क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ए जो है उसको एक रोड पर, हाईवे पर एक रिंग पड़ी मिली और उसने वो रिंग उठा ली। अब आपको सड़क पे कोई पैसा मिला और आपने उठा लिया तो वो चोरी नहीं हुई, क्योंकि वहां हम किसी के कब्जे से नहीं ले रहे हैं चीज को, हमारी कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है उस चीज को मूव करने की। लेकिन अब वो चोरी तो नहीं हुआ। ए को जो रिंग मिली और उसने उठा के अपनी पॉकेट में रख ली, उसने चोरी तो नहीं की, लेकिन कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है। जब तक उसने जेब में रखी जब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने कन्वर्ट कर लिया उसको अपने यूज में तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, यहाँ पर चोरी नहीं होगा। तो ये जी वाला है ना, ये आपसे अगर प्री में आएगा तो प्रॉब्लम देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है तो ये थेफ्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ना तो वो किसी के पोजीशन से ले रहा है, ना ही जो है उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन। 79 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, ये बताता है कि चोरी में जो पनिशमेंट होगी वो कितनी होगी। तो इसमें एक जर्नल चोरी के बारे में बताया है जो 378 में हमने पढ़ा है। तो चोरी को क्या होगा, अगर कोई इस तरह की चोरी होती है तो उसमें सज़ा जो है वो 3 साल और फाइन है या फिर दोनों है। तो एक्सटेंड हो सकती है 3 years तक, फाइन और दोनों के साथ। Whoever committed theft shall be punished with imprisonment for either description for the term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो समझिए जो सेक्शन 378 में थेफ्ट को एक्सप्लेन किया गया, जर्नल चोरी, उसके बारे में कह रहा है कि 3 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन अब अगर कोई चोरी है और ऐसी चोरी है कि जो घर में घुस के की गई है तो ये ज़्यादा सीरियस हो गई है। अब किसी के घर में जाके चोरी हो रही है, भाई किसी को चोट लग सकती है या बड़ी चोरी हो सकती है, तो 380 उसी चीज़ के बारे में है। थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेसल, तो उस केस में 7 साल तक की सजा होगी। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, तो अगर घर में चोरी करेगा तो 7 साल तक की है और फाइन भी है, फाइन भी है, एंड लिखा है और नहीं लिखा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो है जब पनिशमेंट की बात आती है तो अगर ईदर डिस्क्रिप्शन लिखा है फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड, तो इसका मतलब है कि पनिशमेंट जो है, ईदर डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि जो पनिशमेंट है वो सिंपल भी हो सकती है या फिर रिग्रेस भी हो सकती है। सेक्शन 381 बताता है कि अगर कोई क्लर्क, कोई सर्वेंट चोरी करता है अपने मालिक के यहाँ पर, तो उस केस में भी सज़ा जो मिलेगी 7 साल तक की, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, फाइन भी मिलेगा और 7 साल की सज़ा भी होगी। डिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है कि रिग्रेस है या सिंपल है। Whoever being the clerk or servant or being employed in a capacity of a clerk or servant committed theft in respect of any property in the possession of his master or employer shall be punished with imprisonment for either description for the term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो बस ये 81 डील 381 डील करता है उस केस में जहाँ पे सर्वेंट या क्लर्क जो है अपने मास्टर के यहाँ पर चोरी कर लेता है। 382 कह रहा है कि अब अगर कोई चोरी करने जा रहा है और वो प्रिपरेशन से जा रहा है, यानी कि उसने बंदूक रख लिया है, चाकू रख लिया है, अब उसने कोई ऐसी चीज़ें रख लिया कि अगर उसको कोई चोरी करते हुए पकड़े तो वो उसको मार सके, ऐसी प्रिपरेशन उसने की है। या फिर 4 लोगों को साथ लेके जा रहा है कि भाई तुम लोग एक ध्यान रखना, एक पकड़ लेना और मैं चोरी करूँगा, तो ऐसी कोई भी जो चोरी होगी जो प्रिपरेशन के साथ होगी तो वो 382 में होगी। और यहाँ पर जो पनिशमेंट होगी वो रिग्रेस होगी, सिंपल नहीं होगी, रिग्रेस होगी। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years। 3 पनिशमेंट पढ़ी हमने चोरी में, एक 3 साल,
एक 7 साल अगर घर में घुसता है और अगर प्रिपरेशन कर रहा है, पूरी तैयारी से जा रहा है, 2-4 लोगों को लेके जा रहा है, चाकू लेके जा रहा है, बंदूक लेके जा रहा है गोली मारने के लिए, तो 10 साल की सज़ा होगी और फाइन भी इंक्लूड होगा। और अब इसमें चोरी नहीं है, जो ज़रूरी है कि चोरी करते हुए उसने डेथ कर दी हो। अगर डेथ कर दी तो रॉबरी बन जाएगा वो। यहाँ पर सिर्फ प्रिपरेशन की बात कर रहा है, मारने की बात नहीं कर रहा, तैयारी करने की बात कर रहा है। Whoever commits theft having made preparation for causing death, hurt, restraint, fear of death, hurt or of restraint to any person in order to commit of such theft or in order to effecting of his escape after committing of such theft or in order the retraining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for the term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर किसी के घर में जाके चोरी करता है तो क्या पनिशमेंट है? 7 साल। अगर प्रिपरेशन करिए किसी को मारने की, डेथ या ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, तो क्या पनिशमेंट है? 10 साल और फाइन भी इंक्लूड है। लेकिन अगर कोई जर्नल चोरी की बात कर रहा है, पिक पॉकेट कर लिया या फिर किसी का सामान छोटा मोटा चोरी कर लिया, तो उस केस में जो है 3 साल या फिर फाइन या फिर बोथ पनिशमेंट है। अब चोरी की जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कंटेंट ब्रेक करके पढ़िए, लर्न करिए कि आगे आने वाले रॉबरी डिकॉटी वाले जो सेक्शंस होंगे उसके साथ आप मिसमैच ना करें किसी भी चीज़ को। तो बहुत अच्छे से हमने जो है ये टॉपिक कवर किया है, बहुत क्लियरली मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जो लोग आपके फ्रेंड्स जुडिशरी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट ले सकें। और जो स्टूडेंट्स एलएलबी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल कंटेंट है। और जो लोग भी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। थैंक यू।